ये कहानी है एक अनसुलझी मिस्ट्री की, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जब एक शार्क ने उगला कत्ल का राज, द मर्डर ऑफ जेम्स स्मिथ। एक बाप और बेटा मछली घर का बिजनेस करते थे, जिनका मछली घर ब्रिज के किनारे था। ब्रिज के किनारे लोग उनके मछली घर में मछलियां देखने आते थे और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। पर उनके साथ बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चलते 1935 तक उनका धंधा मंदा पड़ गया। बिजनेस लॉस होने लगा और वो दोनों अब परेशान हो जाते हैं। उस दिन सिडनी का एक शख्स गायब हो जाता है। उसकी वाइफ लोकल पुलिस स्टेशन में उसके गुम होने की खबर लिखवाती है। पुलिस के लाख कोशिश करने के बाद भी वो आदमी पुलिस को नहीं मिलता है। दूसरी तरफ समंदर के किनारे उन बाप बेटों को एक टाइगर शार्क मिलती है, जो तकरीबन 12 फुट लंबी थी, और उस टाइगर शार्क को वो दोनों अपने मछली घर लेकर आते हैं। हर तरफ उस टाइगर शार्क की न्यूज फैल जाती है। लोग उसे देखने उनके मछली घर आते हैं। फिर से उनका धंधा अब अच्छा चलने लगता है। उस दिन नेशनल हॉलिडे था, लोगों को छुट्टी थी और लोगों की ज्यादा तादाद उस 12 फुट लंबी टाइगर शार्क को देखने आई थी। शार्क उनके मछली घर आ जाने के बाद काफी चिड़चिड़ी हो गई थी, पर वो दोनों टाइगर शार्क की वजह से अच्छा कमा रहे थे। उस दिन शाम के करीब 4:30 बजे शार्क पानी के नीचे जाती है और रिपोर्टर शार्क की रिपोर्ट लिखने के लिए वहां आया हुआ था। शार्क पानी के नीचे जाने के बाद अचानक उल्टी करने लगता है, जिसे देख के सब लोग हैरान रह गए। जब उसने पहली बार उल्टी की तो एक चूहा बाहर निकला, दूसरी बार उल्टी की तो चिड़िया बाहर आती है, पर जब वो तीसरी बार उल्टी करती है तो इंसान का हाथ बाहर आता है। अब ये सब देखने के बाद उस शार्क को देखने आए लोग बहुत डर जाते हैं। मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस हाथ को अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसकी जांच करने के लिए कि आखिर ये यहाँ आया तो कैसे आया और ये हाथ किसका है। उस हाथ की पहचान थी कि हाथ पर टैटू बने हुए थे और उस टैटू में 2 बॉक्स बनाए गए थे। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला उस हाथ को शार्क ने नहीं खाया था, बल्कि किसी तरह उस हाथ को काटा गया है। और इस रिपोर्ट आने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि उस हाथ को किसने काटा। अगर शार्क ने नहीं खाया, शार्क के दांत के निशान नहीं है, तो उसके पेट तक कैसे पहुंचा। रिपोर्ट से साफ जाहिर हो गया कि ये एक मर्डर का मामला है। ये हाथ किसका है, ये पता करने के लिए उस हाथ की फोटो न्यूज़पेपर में छापी जाती है। और ऐसा करने के बाद 2 शख्स पुलिस के पास आते हैं। पहला था एडवर्ड स्मिथ। उसने कहा ऐसा ही टैटू मेरे भाई जेम्स स्मिथ के हाथ में था, जो कि 8 अप्रैल 1935 के दिन गायब हुआ था। और दूसरी तरफ जेम्स स्मिथ की पत्नी आती है और उसने ये कहा कि ये मेरे पति का हाथ है, जो 8 अप्रैल को गायब हो गए थे। अब इनकी गवाही के बाद केस को एक नया मोड़ मिलता है। अब जेम्स स्मिथ को लेकर छानबीन चालू हो जाती है। पता ये चलता है कि जेम्स स्मिथ को सिडनी में आखिरी बार जिस शख्स के साथ देखा गया था, उसका नाम था पैट्रिक फ्रांसिस ब्रैडे, जो कि नकली पेपर बैग तैयार करता था। सर्विसमैन भी था, जो नौकरी छोड़ चुका था और जेल भी जा चुका था। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसने स्मिथ को आखिरी बार ब्रैडे के साथ देखा था। उसने कोट पहना हुआ था और जिस पर्सन के घर के सामने छोड़ा था उसका नाम था होल्म्स, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसका बोट्स बनाने का कारोबार था, पर साथ ही ड्रग्स का कारोबार भी था। ड्रग्स और अफीम की बोट्स के द्वारा सप्लाई किया करता था। जब यह खबर पुलिस के पास आई कि ब्रैडे और स्मिथ एक साथ काम किया करते थे, तो ब्रैडे को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया।
ब्रैडी से पुलिस ने बातचीत की, उससे मौत का राज उगलवाने की कोशिश की, पर वो बार बार लगातार ये कहता रहा कि मेरा स्मिथ की मर्डर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। छानबीन में पता चला कि जेम्स उस रात ब्रैडी के साथ ही था। दोनों ने साथ में जुआ खेला, शराब पी और उस होटल से निकलकर ब्रैडी के कॉटेज में पहुंच गए। जब उस कॉटेज की औरत से पूछा गया तो उसने बताया कि ब्रैडी ने वो कॉटेज उसी दिन खाली करवा दिया जिस दिन स्मिथ गया था। औरत ने पुलिस को बताया कि मेरे पास कॉटेज में एक लोहे का ट्रंक था जो एक बड़ा ट्रंक था और वो ट्रंक उसे नहीं मिल रहा है। पर दूसरी तरफ ब्रैडी इस बात से बार बार इनकार करता रहा कि मेरा उसके मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस की नजर होल्म्स पर पड़ती है, जिसके साथ ब्रैडी और स्मिथ दोनों काम किया करते थे, और पुलिस होल्म्स से पूछताछ करने के लिए होल्म्स के घर पहुंच जाती है। जब होल्म्स को इस बात के बारे में पता चलता है कि पुलिस पूछताछ करने के लिए आ रही है, तो वो समंदर में चला जाता है और खुद को गोली मार लेता है, और इत्तेफाक से वो गोली उसके सिर की हड्डी को छू के निकल गई और वो बच जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। जब ट्रीटमेंट के बाद होल्म्स को होश आता है तो उससे पूछा जाता है कि स्मिथ की मौत के बारे में हमें बताओ और उसका बाकी का शरीर कहाँ रखा हुआ है। होल्म्स ने कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ब्रैडी एक दिन मेरे घर आया, उसने मुझे कहा कि तुमने सुना होगा कि जेम्स गायब है। उसका एक हाथ ही पुलिस को मिला है, पर किसी ने उसका दूसरा हाथ नहीं देखा। होल्म्स ने पुलिस को बताया कि उस दिन ब्रैडी अपने साथ उसका दूसरा हाथ लेकर आया था। उसने मेरे टेबल पर रखा और ये कहा कि ये है उसका दूसरा हाथ। मैंने उसका बाकी का शरीर एक ट्रंक में डाल के समंदर में फेंक दिया है। मैंने स्मिथ का मर्डर किया है, तुम्हारा भी कर दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। उसकी पैसों की डिमांड थी। उसने कहा कि अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुम्हें भी मार दूंगा, और उस हाथ को मेरे टेबल पर रख के चला गया। मैं बहुत डर गया था और मैंने वो हाथ समंदर में फेंक दिया। पुलिस ने होल्म्स को कहा कि 2 दिन बाद कोर्ट में गवाही है और ये सब बताना है तुम्हें कोर्ट में। अगले ही दिन एक सुनसान रास्ते में होल्म्स की लाश मिलती है, जिसकी बॉडी पर 3 निशान थे। उसे 3 बार गोली मारी गई थी। कहा जाता है कि होल्म्स ने खुद की सुपारी दी थी और किलर को बताया था कि मुझे 3 गोली मारना, जिससे इंश्योरेंस का पैसा उसके परिवार को मिल सके, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। अब जेम्स का चश्मदीद गवाह था होल्म्स, और वो मारा जा चुका था, और ब्रैडी इस कत्ल से बार बार इनकार करता रहा। उसने उल्टा पुलिस पर ही उंगली उठाई कि अगर होल्म्स इस केस का चश्मदीद गवाह था तो उसे फुल प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई। अब गवाही से पहले ही होल्म्स मारा जा चुका था। अदालत की कार्यवाही शुरू हो जाती है। ब्रैडी को मर्डर के सस्पेक्ट के रूप पर पेश किया जाता है। अदालत को सारी बातें बताई जाती है और ब्रैडी का वकील ये दलील देता है कि एक हाथ के बलबूते ये नहीं माना जा सकता है कि ये हाथ जेम्स का है। अगर जेम्स का हुआ भी तो आप ये नहीं मान सकते कि वो मर चुका है। हो सकता है कि जेम्स अभी जिंदा हो या किसी ने उसके कत्ल की सुपारी दी हो, और इसीलिए ब्रैडी को कत्ल का किलर नहीं कहा जा सकता है। अदालत इस दलील को मान लेती है, उसे बरी कर दिया जाता है। पर फिर भी पुलिस इस केस की तलाश में जुटी रही। 1935 से लेकर 1965 तक आ गया। 76 साल की उम्र में अब ब्रैडी की मौत हो जाती है और वो यही कहता रहा कि उसने स्मिथ को नहीं मारा है। होल्म्स का कत्ल हुआ था या उसने खुदकुशी की थी, ये भी साबित नहीं हुआ। और आज 2020 आ गया है और स्मिथ की मौत का राज ही है। आज के दौर में अनहोनी कब, क्यों और कैसे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इस स्टोरी को आपके सामने रखने का पर्पस यही है कि आप अवेयर रहिए। जहां भी जा रहे हैं अपने किसी दोस्त, फैमिली मेंबर को बताकर जाइए,
क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो तो आपको बचा लिया जाए या कोई अनहोनी हो तो कातिल को सजा दिलाई जा सके। थैंक यू।